Hello students. Beta, as you all are knowing that today we will start your chapter number 12. Which chapter we will start? Chapter number 12. And what is date today beta? Today is 6th of November 2020. Is it clear beta? Now in this chapter we will study about environment and sustainable development. Is it clear? So as per the name, what is the name of our chapter? The name of our chapter is Environment and sustainable development. This is the name of our chapter. In this beta, first of all we have to learn that what is the meaning of environment. Is it clear? So first we will do the concept of environment. As per Environment Protection Act 1986. Environment and Protection Act came into existence in 1986, and as per this, environment includes water, air, land, and the interrelationship which exists among and between water, air, land, and human beings and other creatures plants, microorganisms, and प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा. जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डेफिनेशन लर्न करनी है एनवायरमेंट की, जिसके अंदर बताया गया है जो एनवायरमेंट है उसके अंदर आता क्या क्या है. उसके अंदर बेटा आता है वाटर, एयर एंड लैंड. ठीक है. और उसके साथ साथ आता है इंटर रिलेशनशिप between water, air, land, human beings and some other creatures which exist on our earth. ठीक है. Like plants, microorganism and others. ठीक है बेटा. जो above definition है इसके according there are
टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एज पर दिस डेफिनेशन द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ environment, two elements are there. First one is abiotic elements, and beta your second one is biotic elements. अब आपके एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं आपके फिजिकल चीजें, ठीक है, और आपके बायोटिक में आते हैं बच्चा लिविंग थिंग्स। क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स। इज इट क्लियर? ओके। नाउ बेटा जो फिजिकल एलिमेंट्स है उसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं? मैंने आपको बताया ना फिजिकल, इसके अंदर आपके आएंगे लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन्स एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल चीजें। एंड बायोटिक में आती हैं आपके ऑल दोज थिंग्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द लिविंग थिंग्स। इज इट क्लियर? देन बेटा थर्ड वन इज एज पर दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेंशन, दैट इज लिविंग एलिमेंट्स जो है दे इंक्लूड्स, जो ये लिविंग था यहाँ पे, यहाँ से काट देते हैं, चलिए, लिविंग में है आपके दे ऑल इंक्लूड्स योर लिविंग क्रिएचर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा, दीज ऑल कम हियर। एंड वन definition is given on your orange box also, that also you can do. Is it clear? Now I am moving to your next topic, that is significance or functions of environment. That is your topic number 2, significance oblique functions of environment क्या इंपॉर्टेंस है? देखो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेटा दैट इज योर environment offers resources for production, प्रोडक्शन के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए जैसे कि मिनरल्स, वुड, वाटर, सॉयल एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स, बेटा जो गिफ्ट ऑफ नेचर हम मानते हैं जिनको, they all are being provided to us from environment only. It means they offers us the resources used for production. Then is second one is your environment sustains life. Environment sustains life. जो इन्वायरमेंट होता है बेटा वो लाइफ को जीने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि आप देखिए एनवायरमेंट के एलिमेंट्स जैसे कि सन, सॉइल, वाटर एंड एयर, कौन कौन से? सन, सॉइल, वाटर एंड एयर, ये तो जिंदगी जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर ये नहीं होती हैं तो हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे वो फिनिश हो सकती है। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर थर्ड वन एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरमेंट assimilates waste,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन है एनवायरनमेंट का। देखो, जब हम प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं, उन दोनों तरह की एक्टिविटीज के अंदर ह्यूमन बींग्स जो है ना बेटा, वो वेस्ट जनरेट करते हैं, वेस्ट जो है बनाते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है? गार्बेज फॉर्म में। अब ये गार्बेज जाता कहाँ है? देखो, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं गार्बेज को, इसको हमारा एनवायरनमेंट ही एब्जॉर्व करता है और हमारा एनवायरनमेंट इसको अपने अंदर मिक्स करके, ठीक है बेटा, अपने अंदर मिक्स करके इसको बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर ह्यूमस, और या फिर बरसों तक जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, दे अल्टीमेटली वी गेट देम बैक in the form of some useful products in one or the another way. So we can say that environment assimilates waste. जो waste products हमारे ह्यूमन बींग्स और अपने अदर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, उनको एनवायरनमेंट एब्जॉर्व करता है और उनको हमें कुछ और डिफरेंट फॉर्म में वापस से दे देता है, सो दैट वी कैन यूज देम। जैसे कि आप देखते हो, जो आपका एनिमल वेस्ट होता है, जिसको आप से सकते हैं एक्सक्रीशन ऑफ द एनिमल वेस्ट, ठीक है बेटा, उससे क्या होता है, हम उसको जब एक अच्छे से डिकम्पोजिंग पिट वगैरह में, या जो साइंटिफिक तरीके से पिट्स वगैरह बनते हैं, उसके अंदर जब उसको रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है, ठीक है। सो इन दिस फॉर्म वी कैन एक्सप्लेन इट। Then is your fourth point, that is your environment enhances quality of life. Quality of life, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे जिंदगी जीने की क्वालिटी को और सुंदर बनाता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स। आपने तो देखा ही होगा, है ना बेटा, कितने सुंदर लगते हैं जब हम यहाँ पर इन प्लेसेस पर घूमने जाते हैं, मतलब कितनी सुंदर लाइफ हो जाती है। इज इट क्लियर बेटा? देन वन ऑरेंज बॉक्स इज देयर इन योर बुक, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो आपका रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल वाला है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल ऑरेंज बॉक्स रिसोर्सेज जो हैं, आपका ऑरेंज बॉक्स है ये, ऑरेंज बॉक्स, ये आप बेटा खुद पढ़ लेंगे, ये बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। Now I am going to explain your last orange box of your page number 290, that is carrying capacity, of environment and environmental crisis. Is it clear? Got it बेटा? Now environmental carrying capacity होता क्या है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, CCE, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट होता क्या है? फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड
the generation the not exceed the regeneration of resources. So that the resources endowment is not exhausted or depleted. And second point is generation of wastes does not exceed the absorption capacity of environment so that environment is not polluted. So that environment is not polluted. अब इन दोनों को आपको लर्न करना है. ये दोनों ही जो है these tell you about carrying capacity. ठीक है. Exploitation of resources does not exceed the generation of resources. जो रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं ना बेटा, वो उसके रीजनरेशन से कम होता है और इसीलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, डिप्लीट नहीं होते हैं. इज इट क्लियर? देन बेटा जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट. और हमारा जो वेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेस्ट का आपको बताया था कि वेस्ट बनता है, लेकिन जो भी वेस्ट बनता है इतने सारे लोगों की वजह से और इतने सारे जो है आपके क्रिएचर्स हैं उनकी वजह से, तो जो वेस्ट जनरेशन की अमाउंट है दैट इज मच मोर स्मॉलर देन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है. इसीलिए जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट नहीं होता है, हम उसको अंडर द कंट्रोल सिचुएशन में रख पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कि ना तो हमारे रिसोर्स हमारे डिप्लीट होते हैं ना पॉल्यूट होते हैं. इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. देन इज बेटा योर एनवायरमेंटल क्राइसिस. एनवायरमेंटल क्राइसिस ये कंसेप्ट अलग है, इससे थोड़ा पढ़ लेते हैं. जब आपकी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल क्राइसिस आता कब है? एनवायरमेंटल क्राइसिस occur when carrying capacity of the environment is challenged or exceeded through excessive exploitation of natural resources
and or through excessive generation of waste. इज इट क्लियर बेटा? देखो, अगर बाई चांस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाए ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उस बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेशन ऑफ वेस्ट होने लग जाए जिससे हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो अपने आप को कमजोर महसूस करना लगे एनवायरनमेंट की, और ये दोनों चीजें हमें एज ए फॉल्स ड्रीम, बुरे सपने की तरह हमें काटने लगे, हमें नुकसान पहुंचाने लगे, दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड अप एज योर एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है बेटा? उससे बचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर बेटा 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। पॉइंट नंबर 3, 2 basic problems related to environment। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स है बच्चा। फर्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ये तो जब आप छोटी छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते थे तब से इसको पढ़ते आ रहे हो, प्रदूषण जो होता था। एंड द सेकेंड वन प्रॉब्लम इज बेटा दैट इज योर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन of natural resources or degradation of natural resources। ठीक है बच्चे? ये दोनों मेन प्रॉब्लम्स हैं दैट यू ऑल ऑल्सो नो वेरी नाइसली। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूज तो होता है बहुत ज्यादा यूज करना, और मिस यूज होता है जब आप किसी चीज का रॉन्ग तरह से यूज करो। ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो योर ग्रे बॉक्स ऑफ 291 is explaining your overuse of resources, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। खुद से करना है बट अच्छे से करना है। ठीक है? ओवरयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद बेटा आपका जो कंप्लीट पेज नंबर 291 है, यू हैव टू डू योरसेल्फ, एंड योर पेज नंबर 292 also you have to do yourself, and then is your page number 291, 292, 293, 294. These pages you have to do yourself, each and every word, each and every word of these pages you have to read out carefully. ठीक है? Then you can ask me in your
आप अंडरलाइन कर लेंगे जो भी सेंटेंस वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। क्लियर है? नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्योजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता क्यों है? इज इट क्लियर? Causes of topic number 4, causes of environmental degradation. Got it, beta? इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है, योर फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेजर क्योज है बेटा डिग्रेडेशन का, क्योंकि जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होता है ना, जो हमारे जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इसकी तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ऐसे ही हमारे पूरे वर्ल्ड की भी बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जो बढ़ता है उससे हमारे एनवायरमेंटल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी उसके लिए हमें वैसे ही उसके कंजप्शंस को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। और उन चीज़ों को हम कहाँ से लेके आते हैं? वी ब्रिंग दैम फ्रॉम द एनवायरमेंट ओनली। तो इसीलिए ये मेजर रीजन है। हमें इंडस्ट्रीज बनानी पड़ती हैं, हमें घर बनाने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, जिनको बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट reason for your environmental degradation. Next one is your beta widespread poverty। जो पॉवर्टी जो बढ़ी हुई है इंडिया के अंदर, जैसे हमें पता ही है, ये जो पॉवर्टी है ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पॉवर्टी होने से जो है लोग हमें पॉपुलेशन हमें क्या बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वी हैव टू डू सच सम एक्टिविटीज विच नेगेटिवली अफेक्ट आवर एनवायरमेंट और लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इज इट क्लियर बेटा? एंड next one point is your increasing urbanization. What is the next one point? That is your increasing urbanization. Increasing urbanization. ये जो पूरे चैप्टर्स आपके इंडियन इकोनॉमी के अब हम कर रहे हैं ना, ये बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है बेटा, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, 6, 7, 8 से एसएसटी की बुक में, और सिंपली आपके साइंस में भी आप करते आए हो, तो इजी रहेंगे आपके लिए एग्जाम में अटेम्प्ट करना, अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर, अब अर्बनाइजेशन से क्या होता है, लोग गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं। अब शहरों में तो घर बनाने के लिए कुछ अच्छे जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनमें सिविक एमिनिटीज की जरूरत होती है, और उसके लिए क्या किया जाता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और बेटा फोर्थ वन है आपका इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है बेटा। और आपका पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजर्स। खेतों में, शहरों में बहुत सारा इन 3 चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं, पेस्ट जो हमारे खेतों में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब फसल को उगाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, दीज ऑल आर यूज्ड, जिससे बेटा हमारे सॉइल को बहुत नुकसान पहुंचता है और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता है। देन इज योर 5th वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पता ही है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट कटेंगे, एयर वाटर और नॉइस पोल्यूशन और बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है स्मोक वो भी बढ़ेगा। तो दीज आर द रीजंस। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज योर पॉइंट नंबर 6, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम व्हीकल्स यूज करते हैं उनकी भी बेटा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यूजनेस बढ़ रही है, जिससे एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा? देन 7th वन पॉइंट इज योर्स, that is disregard for the civic norms। ठीक है, the general public in India tends to discard the civic norms। जो हमारे रोड्स पे जो बेटा लाउड स्पीकर्स बजाना, लिटर्ड हॉर्न, ये सारी चीजें हैं। मतलब सिविक नॉर्म्स मीन्स अच्छे नागरिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक अच्छे नागरिक को फॉलो करने चाहिए उनको तोड़ना, उन अच्छी आदतों को फॉलो ना करना। इज इट क्लियर बेटा? दीज वर योर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Now I am moving to your next page, that is page number, I am moving to your next topic, that is your grey box of page 295, and that is supply demand reversal। supply demand reversal। आपके सप्लाई डिमांड रिवर्सल में क्या आता है? Environmental degrades owes a great deal to supply-demand reversal of resources over a period of time। सप्लाई और डिमांड का आपस में रिवर्सिबल फॉर्म में यूज होना, that is called your supply-demand reversible। Prior to industrialization, when the pace of life was slow, demand for natural resources did not exceed their supply। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से नहीं होता था उस टाइम पे जो लाइफ जीने की जो ग्रोथ थी बेटा वो बहुत स्लो थी, एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनकी डिमांड बहुत कम होती थी, मतलब सप्लाई से ज़्यादा नहीं होती थी। मैन लिव्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ नेचर, नेवर एज इट्स कमांडर और इट्स एक्सप्लॉइटर। उस टाइम पे जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो नेचर के कंपोनेंट की तरह काम करते थे, रहते थे, ना कि हमारे नेचर को कमांड करते थे और ना ही नेचर को एक्सप्लॉइट करते थे। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस देयर वॉज अ सर्ज इन ह्यूमन वांट्स। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया बेटा वैसे वैसे ह्यूमन वांट्स की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे ह्यूमंस की जो इच्छाएं हैं वो सर्ज करने लग गई, मतलब बढ़ने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। Accordingly, there has been an exponential growth in the demand of natural resources, leading to their overuse as well as misuse। जो आपके ग्रे बॉक्स में 5th पॉइंट है, that is really very important, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है अभी आपको। that is saying एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग गई, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड और बढ़ गई, और वो बढ़ने से आपका ओवर यूज और मिस यूज होने लग गया। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज सफर्ड अ रिवर्सल फ्रॉम
abundance of paucity. Demand on the other hand has reversed from manageable to the unmanageable limits. इसका मतलब जो सप्लाई है वो भी नेगेटिवली इफेक्ट हो गई है, सफर हो गई है रिवर्सल वाली प्रॉब्लम से, और जो हमारे डिमांड है बेटा वो भी मैनेज की जगह किस फॉर्म में चली गई है, अनमैनेजेबल लिमिट्स के फॉर्म में अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि बाकी सब तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही था. एक न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट आया है, दैट इज योर सप्लाई डिमांड रिवर्सल. इज इट क्लियर बेटा? गॉट इट दिस थिंग? देन इन नेक्स्ट क्लास we will discuss your left out chapter. Is it clear beta? That is from your page number 296 to your page number 303. This we will discuss in your next class, so you have to read these pages thoroughly. And that's all about your class today. Have a nice day and thank you.